नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। तो आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार क्या हैं और क्या है देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट। साथ ही आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा को किया संबोधित। दिल्ली ब्लास्ट का एक नया लाइव वीडियो आया सामने। बिहार चुनाव परिणाम, एनडीए को मिला भारी बहुमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट के घायलों से पूछा हालचाल। स्मार्टफोन के बाद लोग स्मार्ट टायर को भी देखेंगे। 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा संसद का शीतकालीन सत्र। अब खबरें विस्तार से, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आप रोजाना काम की खबरों से रूबरू हो सकें। साथ ही आप कमेंट में ये भी बताएं आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन एक सभा को संबोधित किया और कहा कि बिहार में ऐतिहासिक विजय हुई है। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन विजयी हुआ है और महागठबंधन पराजित हुआ है। दोनों के बीच 10% वोट का फर्क है। ये बहुत बड़ी बात है, यानी सामान्य मतदाता ने एक तरफा मतदान किया। ये बिहार के विकास के प्रति ललक है। उन्होंने आगे कहा कि ये जमानत पर छूटे नेता बिहार में घूम घूम कर जातिवादी राजनीति का राग अलापते रहे। उन्होंने जाति भेद का जहर घोलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इस चुनाव में बिहार की जनता ने उस जहर को पूरी तरह नकार दिया। अब बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का मिजाज दिखा रहा है। महिला युवा एक ऐसा माई कॉम्बिनेशन बना है जिसने आने वाले दशकों की राजनीति की नींव मजबूत कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आप दुनिया में कहीं भी जाएं, आपको बिहार की प्रतिभा हमेशा चमकती हुई दिखाई देगी। दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट ने पूरे इलाके को दहला दिया। धमाका इतना जोरदार था कि जमीन करीब 40 फीट नीचे तक हिल गई। यह बात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ दिखा दी है, जिसमें धमाके की तेज कंपकपी और लोगों की घबराहट साफ दिखाई देती है। धमाके के कुछ ही सेकंड बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन के अंदर लगे कैमरों ने जो तस्वीरें रिकॉर्ड की वे इस बात की तस्दीक करती हैं कि झटका बेहद तेज था। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम की तस्वीर साफ हो चुकी है। सत्तारूढ़ एनडीए ने तमाम संभावनाओं को दरकिनार करते हुए प्रचंड जीत हासिल की है। एनडीए ने 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। दूसरी तरफ महागठबंधन को इस बार के चुनाव में न भूलने वाली हार का सामना करना पड़ा है। महागठबंधन के तमाम दल मिलकर 50 सीट भी हासिल नहीं कर सके। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 30 सीट के अंदर सिमट गई, तो कांग्रेस का हाल और भी बुरा रहा। चुनाव से पहले 80 से ज़्यादा सीटों पर दावा ठोकने वाली कांग्रेस महज 6 सीटों पर ही सिमट गई। किस पार्टी को कितनी सीटें आई आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे बीजेपी 88 सीट, जेडीयू 83 सीट, आरजेडी 24 सीट। इस तरह से बाकी पार्टी को कितनी सीटें आई आप देख सकते हैं। वहीं कांग्रेस को मात्र 6 सीटें मिली हैं। आइए कुछ लोकप्रिय चेहरे को देखते हैं जिन्होंने चुनाव जीता। मैथिली ठाकुर जो कि अलीनगर से खड़ी थी, इन्होंने 11,730 वोट के मार्जिन से चुनाव को जीता। तारापुर सीट से सम्राट चौधरी जीते और इन्होंने 45,843 वोट के मार्जिन से चुनाव को जीता। मोकामा सीट से अनंत कुमार सिंह, इन्होंने 28,000 वोटों के मार्जिन से चुनाव को जीता। वहीं संदेश सीट से राधाचरण शाह, इन्होंने सिर्फ 27 वोट के मार्जिन से चुनाव को जीता। और वहीं राघोपुर से तेजस्वी यादव, इन्होंने 14,532 वोट के मार्जिन से चुनाव को जीता। इसी के साथ पवन सिंह, खेसारी लाल, तेज प्रताप यादव, विपिन सर जैसे लोकप्रिय चेहरे ने हार का सामना किया। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुए धमाके के बाद एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी है। यह कड़ा कदम विश्वविद्यालय से जुड़े विवादों और जांच एजेंसियों की सक्रियता के बाद उठाया गया है। जांच एजेंसियों ने इस यूनिवर्सिटी से जुड़े कई डॉक्टरों को दिल्ली बम धमाका मामले में हिरासत में लिया है। कभी अपनी बेहतरीन सुविधाओं और उन्नत शिक्षा प्रणाली के लिए जानी जाने वाली अल फलाह यूनिवर्सिटी अब जांच एजेंसियों और मान्यता रद्द होने के कारण सुर्खियों में है। इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी के विवादों में आने के बाद उसके मान्यता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ अगर सबूत मिलेगा तब यूनिवर्सिटी के मान्यता पर भी असर पड़ सकता है। दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन में बीते दिन ब्लास्ट हुआ था। इस घटना में कई लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। प्रधानमंत्री मोदी भूटान की यात्रा पर थे
वहां से लौटने के साथ ही सीधे घायलों का हालचाल लेने के लिए अस्पताल पहुंचे। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली धमाकों में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनके परिवार वालों से भी भेंट की। आपको बता दें कि सोमवार शाम को रेड फोर्ट के पास धमाका हुआ, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई और दर्जन भर घायल हो गए थे। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की गाड़ियां जल गई और माहौल में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने इसे आतंकी हमला मानते हुए यूपीए के तहत केस दर्ज किया है। अभी तक जांच में कानपुर और कश्मीर के संदिग्ध के नाम सामने आए हैं। पीएम मोदी 11-12 नवंबर को भूटान में थे, जहां उन्होंने किंग का 17वां जन्मदिन मनाया, लेकिन धमाके की घटना को सुनने के बाद वे सीधे अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि घायलों के साथ हूं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पहले जहां लोग स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट बल्ब का उपयोग करते थे, वहीं अब लोग स्मार्ट टायर का भी इस्तेमाल करेंगे। इस टायर को जेके टायर ने खुद डिज़ाइन किया है। आपको बता दें कि इस टायर में सेंसर्स टायर के अंदर फिट किए गए हैं, जिससे टायर में कोई भी गड़बड़ी होने पर इसकी जानकारी ड्राइवर को मिलेगी। कोई भी गड़बड़ी का मतलब जैसे हवा का दबाव कम होना, तापमान बढ़ना या हवा का लीकेज होना, यह सब कुछ अगर टायर में होता है तो इसकी जानकारी रियल टाइम यानी उसी समय ड्राइवर को मिल जाएगी। राष्ट्रपति ने शीतकालीन सत्र को 1 दिसंबर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। किरण रिजिजू वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री हैं। इस सत्र में कई अहम बिल पेश किए जा सकते हैं। बीते दिन देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार बड़े और विश्व स्तर के बैंक का विलय करने के लिए आरबीआई और बैंकिंग सेक्टर के लोगों से बातचीत कर रही है। सरकार कई छोटे छोटे बैंकों को बड़े बैंक में मिलाने के बारे में सोच रही है। इससे सरकारी बैंकों की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन बैंकों का आकार बढ़ जाएगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सरकार को इस बारे में बैंकों के साथ बातचीत करके यह समझना होगा कि वे किस तरह से इस काम को पूरा करना चाहते हैं। प्रसार भारती में न्यूज़ रीडर के अलावा अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार 4 नवंबर से 6 दिसंबर तक आवेदन दे सकते हैं। न्यूज़ रीडर के लिए आवश्यक योग्यता आप देख सकते हैं। न्यूज़ रीडर के लिए उम्र सीमा 21 से 50 साल है। डीआरआई यानी राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन बुलियन ब्लेज के तहत मुंबई में सोने की तस्करी, उसे गुप्त भट्टियों में पिघलाने और परिष्कृत सोने को अवैध रूप से ग्रे मार्केट में बेचने में शामिल एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। दोनों भट्टियों में तस्करी किए गए सोने को मोम और अन्य रूपों में बदलने के लिए पूरी व्यवस्था थी। अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए भट्टी चलाने वाले लोगों को हिरासत में लिया है। इसी तरह से देश की छोटी बड़ी घटनाओं को जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।